मैं विनय कुमार द्विवेदी आपको कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले तो आपको संसाधन के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा, फिर इसके बाद हमारा आज का बिंदु रहेगा जनसंख्या की गुणवत्ता और शिक्षा। संसाधन को हम 2 बिंदुओं पर समझ सकते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम यह है प्राकृतिक संसाधन इसमें हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज पदार्थ, और हमें प्रकृति द्वारा ही खेती, वर्षा, जल, हवा, ये सब हमें प्रकृति प्राप्त देती है, जिसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन छात्रों जो मनुष्य द्वारा निर्माण किया हुआ संसाधन कहलाता है, वो मानव निर्मित संसाधन होता है। अब ये मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे हम किसी वस्तु को रूप बदलकर उसको अपने उपयोग की वस्तु तैयार करते हैं, वह मानव निर्मित संसाधन है। रूप बदलकर कैसे? जैसे हम कपास की खेती करते हैं, उससे रुई प्राप्त होती है, रुई को हम मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार करते हैं, तो उसका रूप बदल गया है। ठीक है, अब आज अपने मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन के अलावा हमारा मुख्य बिंदु है आज का जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। क्या जीवन प्रत्याशा व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के पर यह निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। समृद्धि दर का अर्थ ये होता है विकास दर। जो हमारे देश की विकास दर है, वह जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या हमारी 2 मुख्य संपत्तियां होती हैं। शिक्षा। अब साक्षरता से ही शिक्षा जुड़ा हुआ है। शिक्षा जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल को शिक्षा के बाद सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं हिंदी में, यह शिक्षा के बाद से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बाद वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसको अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन प्राप्त होता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। जीवन के विकास में उसका क्या महत्व है, यह शिक्षा पर ही आधारित है। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा समाज तभी सुखी होगा जब हम शिक्षित होंगे। हर प्रकार की बातों को हम जानेंगे, समझेंगे और लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था, और वह समाज में रहता है। इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो समाज से हमें जुड़कर रहना पड़ेगा। अब हमारी शिक्षा ही देश की आय और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ाती है। प्रशासन की कार्य क्षमता शिक्षा पर ही आधारित होती है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं।
प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब हमारे पास यहाँ 3-4 स्तर की शिक्षाएं होती हैं, 4 स्तर की होती हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, फिर उच्चतर माध्यमिक और फिर इसके बाद हम विद्यालय और महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसमें सभी लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सभी जातियों में, सभी लोगों में प्राप्त हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिला शिक्षा पर सरकार अत्यधिक रूप से जोर दे रही है। महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जा रहा है और उसी रूप में महिलाओं को भी नौकरी देने का प्रावधान सरकार ने किया है। प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें लोगों की प्रगति हो सके। बड़ी संख्या में हाई स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। साथ ही ज्ञान और कौशल, जिसको अभी वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के रूप में ज्ञान और कौशल के विकास हेतु कई NGO चलाए और संस्थाओं में भी नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम समाहित किया है। ज्ञान और कौशल के विकास से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर देश को स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने शिक्षा पर जोर दिया, सभी लोगों को शिक्षित करने की योजनाएं बनाई। शिक्षा पर योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। इसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति ठीक प्रकार से कर्तव्यों का पालन करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अपने अधिकारों की जानकारी हर व्यक्ति को अच्छी तरह से तभी होगी जब वह शिक्षित होगा। हमें कौन कौन से अधिकार या सरकार द्वारा बनाई गई कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, यह सब शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। पूर्व में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 16% अधिक थी। वर्ष 2011 में केरल में 94% साक्षरता दर थी, जबकि बिहार में 62% ही साक्षरता दर थी। वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई थी। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर को ने कमजोर कर दिया। बीच के दशकों में कुछ छात्र गरीबी और अपनी पढ़ाई न करने के लिए दूसरे धंधों पर आश्रित हो गए और बीच में ही छात्र पढ़ाई छोड़ दिए।
तभी सरकार ने एक अभियान चलाया, एक योजना बनाई जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल चले हम का नारा दिया गया। इसमें छात्रों को और ख़ास तौर पर गरीब तबकों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। गरीब निवासियों के बच्चों को, गरीबी के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा, आगे की शिक्षा नहीं दे पाते थे, इसलिए स्कूल चले हम के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको स्कूल से जोड़ा गया। स्कूल में मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया, मिड डे मील जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय आएँ और उनकी उपस्थिति 100% बनी रहे। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य, सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य देश में सभी रहने वाले सभी लोगों को शिक्षित करना था। सर्व शिक्षा अभियान में 100% रहने वाले देश में रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर लोगों में दिया गया। इसके लिए और कई प्रकार से शिक्षा व्यवस्था शिक्षित करने हेतु व्यवस्थाएं दी गई, जिसके लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए हम पूर्व में ही बता चुके हैं, और उनके स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। उनको पेट में कीड़े वाली गोली भी खिलाई जाती है, मध्याह्न भोजन तो कराया ही जाता है, और समय समय पर उनकी चिकित्सकीय जांच भी कराई जाती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों का नामांकन 25.2% की वृद्धि हुई। 17-18 और एवं 2017-18 में यह 30% हो गई, और 2020-21 तक यह 35% करने का प्रयास किया जाएगा। यह सरकार का लक्ष्य है। विश्व औसतन 26%, यह विश्व के औसतन 26% से मिलती जुलती शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत तभी हमारा देश आ सकता है। शिक्षा की यह रणनीति वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन स्वीकार करना, व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि की गई। कई जगह विश्वविद्यालय खोले गए और अन्य शिक्षा पद्धतियों के भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1951 से 2015-16 के बीच तक विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि तो की गई, जिसके साथ ही छात्रों का नामांकन भी बढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आज उच्च शिक्षा की ओर पढ़ने हेतु प्रेरित हुए। धन्यवाद। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।